बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत जमीन सर्वे मामले को लेकर के करते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच रैयतों को खतियान समेत अन्य कागजातों को जमा करने की बाध्यता के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को राहत देने का काम किया है। दरअसल बिहार में जमीन सर्वे के लिए लोगों को कई तरह के कागजात की परेशानी से राहत मिल सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार अब सर्वे के लिए जमीन का खतियान देना जरूरी नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के अनुसार बिहार में जमीन सर्वे के लिए लोग अब केवल अपने खाता और प्लॉट नंबर के साथ आवेदन दे सकते हैं, यानी कि अब खतियान की जरूरत नहीं होगी। जब सर्वे के अनुसार जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है या किसी को भी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा, या जिसका जमीन है उसको केवल साक्ष्य देना होगा, या रसीद, खतियान या फिर कोई भी एक साक्ष्य दे सकते हैं। वहीं पर उन्होंने कहा है कि गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। बुलेट प्रूफ गाड़ी ले या फिर टेस्ला छोड़ेंगे नहीं, यानी कि पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मार देने की धमकी मिली है। जहां बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने के बाद आपको बता दूं कि बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मार देने की धमकी मिली है। फोन पर धमकी दी गई है। आरोपियों ने सांसद को 24 दिसंबर तक जान से मार देने की धमकी दी है। धमकी देने वालों ने कहा है कि आप बुलेट प्रूफ कार खरीदे या फिर टेस्ला कार खरीदे, लेकिन हमसे बच नहीं सकते हैं। उन्होंने बादशाह के क्लब से बाहर निकलकर ही उन्हें चुनौती दी है। आपको बता दूं कि लगातार मिल रही धमकियों के बाद सांसद पप्पू यादव ने विदेश से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई है। जहां हालांकि ये गाड़ी पप्पू यादव को गिफ्ट में मिली है, उनके दोस्त ने उन्हें गिफ्ट में दिया है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी सांसद पप्पू यादव को जान से मार देने की धमकी मिल चुकी है। 4-5 दिन पहले भी पप्पू यादव को मैसेज भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि उन्हें 3 बार बचाया गया था, अब तुम बचोगे नहीं। पप्पू यादव ने बताया है कि धमकी देने वालों ने कहा है कि 24 घंटे रेकी की जा रही है, वह कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किस कार में बैठा है, उसे सब कुछ पता है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें मलेशिया और पाकिस्तान के नंबरों से उर्दू में संदेश भेजे जा रहे हैं। दोस्तों आपने भी अपने कार या फिर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने के लिए जाते हैं, पेट्रोल पंप पेट्रोल भरते हैं, और आप क्या करते हैं कि पैसे देते हैं और पेट्रोल भर करके वापस चले आते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के साथ आप 9 चीजें फ्री में ले सकते हैं। 9 चीजें, जी हाँ, हम आपको इसके बारे में एक एक करके बताएंगे। आपको बता दूं कि पेट्रोल पंप पर आप पेट्रोल के साथ साथ अपनी गाड़ियों में फ्री में हवा भर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा, ये एकदम फ्री है। पेट्रोल पंप पर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक हवा भरने वाली मशीनें लगी होती है, जिसके लिए एक कर्मचारी होता है। वहीं पर पानी के बारे में अगर बात किया जाए तो पेट्रोल पंप पर पीने के लिए पानी फ्री इंतजाम किया जाता है। इसके लिए पेट्रोल पंप पर आरओ या फिर वाटर कूलर लगाए जाते हैं। वॉशरूम की सुविधा, जब पेट्रोल पंप पर वॉशरूम की सुविधा भी आम लोगों के लिए एकदम से फ्री होते हैं, जब कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है बिल्कुल फ्री में। इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना होता है। वहीं पर फ्री कॉल, जब इमरजेंसी में आप पेट्रोल पंप से फ्री कॉल कर सकते हैं। ये सुविधा पेट्रोल पंप मालिकों को देनी होती है। वहीं पर फर्स्ट एड बॉक्स, इसके अलावा पेट्रोल पंप पर फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना जरूरी हो जाता है, जिसमें जरूरी दवाइयां और फिर मरहम पट्टी होती है। ये एक्सपायरी नहीं होने चाहिए। जी हाँ। वहीं पर फायर सेफ्टी डिवाइस, जब पेट्रोल पंप पर अगर फ्यूल डलवाते समय वाहन में यानी कि गाड़ी में आग लग जाती है तो फिर आप वहां फायर सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता। वहीं पर पेट्रोल पंप पर नोटिस लगा होना चाहिए जिस पर पंप के खुलने और बंद करने का समय लिखा हो। इस पर छुट्टी की भी जानकारी देनी होती है। वहीं पर पेट्रोल पंप मालिक, कंपनी का नाम और फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर लिखना होता है, जिससे कि लोग जरूरत पड़ने पर पेट्रोल पंप से संबंधित शख्स से संपर्क कर सकते हैं। वहीं पर गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए आपको बिल देने से मना नहीं किया जा सकता है। बिल से फायदा होता है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो फिर उसको सुधारा जा सके। वहीं पर अगर किसी पेट्रोल पंप पर यह सुविधा फ्री में नहीं मिलती है या फिर इनका चार्ज लिया जाता है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आप pgportal.gov पोर्टल पर या फिर पेट्रोल पंप मालिक से शिकायत कर सकते हैं। पेट्रोलियम कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करके आप नंबर और फिर मेल आईडी ले सकते हैं।
दोस्तों वक्फ से जुड़े नए कानून को लेकर के फिलहाल 2 महीने तक का और इंतजार करना होगा। जब विपक्षी सदस्यों के हंगामे और फिर बैठने का बहिष्कार करने के बाद वक्फ विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के यानी कि जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के आखिरकार सहमति बन गई है। जेपीसी अब बजट सत्र से पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी, जो हो सकता है कि 29 जनवरी 2025 से शुरू होगा। हालांकि इसके कार्यकाल को बढ़ाने पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष का होता है, जो गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दूं कि वैसे तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जेपीसी को 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी थी। यह शीतकालीन सत्र के अपने एजेंडे में सरकार ने इस विधेयक को प्रमुखता से रखा है। ऐसे में माना जा रहा था कि समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार इस विधेयक को पारित कराएगी। वक्फ पर गठित जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग तो वैसे तो विपक्ष काफी दिनों से कर रहा था। जब विपक्ष पिछले दिनों विपक्षी सदस्यों ने इसे लेकर के लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी, साथ ही उन्होंने समिति के कार्यकाल को बढ़ाने पर भरोसा भी दिया था। बुधवार को बुलाई गई समिति की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की, लेकिन जैसे ही इसे अंतरिम बैठक के साथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 29 नवंबर को इसकी रिपोर्ट सौंपने की जानकारी दी गई, तो फिर विपक्ष सदस्य बिफर गए और हंगामा करने लगे। आखिर में बैठक में जब उसकी बात नहीं सुनी गई, तो फिर विपक्ष सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। बैठक का बहिष्कार करने वाले सांसदों में शामिल कल्याण बनर्जी, गौरव गंगोई, संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि समिति ने जब अपना काम ही पूरा नहीं किया है, तो फिर कैसी रिपोर्ट पेश की जाएगी। दोस्तों बिहार में गरीब परिवारों के घर जल्द ही खुशहाली आएगी। आपको बता दूं कि बिहार में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। जब बिहार में गरीब परिवारों के लिए 1,01,704 अधूरे पड़े आवासों का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया है कि इन आवासों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष में ही पूरा करने का आदेश सभी को जिलों को दिया गया है। दरअसल बिहार में गरीब परिवारों के लिए स्वीकृत और फिर अधूरे पड़े 1,04,704 आवासों का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस चालू वित्तीय वर्ष में ही इन आवासों का निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश सभी जिलों को दिया गया है। जब बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधानसभा की पहली पाली में प्रश्नोत्तर काल में दी है, जहाँ सदन में विधायक जीवेश कुमार ने प्रश्न पूछा था। जब बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को बताया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में राज्य में इंदिरा आवास योजना के तहत कुल 18,03,871 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में राशि दी गई, जिन्हें पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित था। अब तक 17,02,167 आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। वर्तमान में 1,01,704 आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। इनमें से कुछ लाभार्थी की जान जा चुकी है, तो फिर कुछ लाभार्थी राज्य से अन्य राज्यों में पलायन कर गए हैं। इन सब की समीक्षा करा करके लाभार्थियों को आवास निर्माण कार्य पूरा करा करके सौंप दिया जाएगा। दोस्तों एक जमाना था जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहा करते थे कि बिहार उनकी लाश पर बटेगी, और आज उनकी धर्मपत्नी और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने बिहार को बांट करके एक अलग राज्य बनाने की मांग केंद्र सरकार की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार से कर दी है। जब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने मिथिलांचल को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की है। जब बिहार विधान परिषद में मैथिली भाषा पर चर्चा के दौरान उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और फिर बीजेपी से इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की अपील की है। यह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि मिथिला क्षेत्र के लोग लंबे समय से एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने यह बयान विधान परिषद में शीतकालीन सत्र के दौरान दिया है। जब इस समय सत्ता पक्ष मैथिली भाषा को संविधान में शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहा था, तभी राबड़ी देवी ने कहा कि आपने मैथिली भाषा को सम्मान दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बयान को मीडिया से बातचीत में भी दोहराया है। राबड़ी देवी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा सकती है। जब मिथिलांचल को अलग राज्य बनाने की मांग का इतिहास काफी पुराना है। ये मांग 1912 में उठी थी, जब बंगाल से बिहार को अलग राज्य बनाया था। इसके बाद से ही ये मांग निरंतर उठती रही है। खास करके झारखंड के गठन के बाद इस मुद्दे को और मजबूती मिली। कई बार बिहार और फिर दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किए गए। राबड़ी देवी के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सत्ताधारी दल इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। चुनाव नजदीक आने के कारण सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी राजनीति तैयार करने में जुट गए हैं।
दोस्तों बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं होगी। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार ने सरकारी परिसर पर कब्जे को लेकर के कड़ा कानून बनाया है। इससे संबंधित बिल बुधवार को बिहार विधानसभा से पारित हो गया है। आपको बता दूं कि इसके तहत 6 महीने की जेल के साथ ही 10,000 रुपए के जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। जी हाँ, इसके अलावा सदन से बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी मुहर लगाई गई है। इसके तहत इस अधिनियम में जहाँ भी कला संस्कृति एवं युवा विभाग शब्द है उसके स्थान पर खेल विभाग का उपयोग किया जाएगा। जब बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। विपक्ष ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जम करके हंगामा किया। हंगामे के बीच ही राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने अहम विधेयकों पर चर्चा करके इन्हें सदन से पारित कर दिया। इसमें बिहार सरकारी परिसर आवंटित किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक भी शामिल है। इस बिल के तहत अवैध रूप से सरकारी परिसर पर कब्जा करने और फिर विदेश निर्देश के अनुसार उसे खाली न करने की स्थिति में या फिर सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को 6 माह की सजा हो सकती है या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ये दोनों ही दंड उन पर आरोपित किए जा सकते हैं। दोस्तों अपनी विरासत और संस्कृति से भरपूर बिहार आज़ादी के 75 साल बाद अब पूरी तरीके से विकास की दौर में शामिल हो चुका है। चाहे देश का पहला ग्लास ब्रिज हो या फिर नालंदा के राजगीर में बन रहा खेल परिसर, सभी बिहार की प्रगति के उदाहरण है। कभी अपनी सड़कों के लिए पूरे देश में बदनाम बिहार अब देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहाँ पर सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे होने के साथ ही पक्की सड़क है। जी हालांकि बिहार के पास अब तक अपना एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार लोगों के इस सपने को पूरा करने में जुट गई है और जल्द ही लोगों के एक्सप्रेस वे का इंतजार खत्म होने जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार को उसका पहला एक्सप्रेस वे मिलेगा। जब बिहार के पहले एक्सप्रेस वे का नाम आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे है। ये बिहार के 7 जिलों और फिर 19 शहरों को जोड़ेगा। आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे कुल 189 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जाएगा और इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI द्वारा किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि ये एक्सप्रेस वे दिल्ली कोलकाता NH-19 पर राजनीतिक रूप से स्थित आमस, रामनगर, सबलपुर, चक सिकंदर और बाकी कई सारे इलाका होते होते ये एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि ये 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे होगा। जी हाँ, इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्देश्य बिहार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने के साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही ये यात्रा के समय को लगभग 4 घंटे तक कम कर देगा। जहाँ आमस एक्सप्रेस वे के लिए 56 गांव में लगभग 1300 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है। यह सरकार की ओर से आमस एक्सप्रेस वे बनाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे के दौरान होने वाली समस्याओं को लेकर के बिहार सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि बिहार में चल रहे भूमि सर्वे को लेकर के यानी कि जमीन सर्वे को लेकर के जो समस्याएं सामने आ रही है उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नया मसौदा तैयार किया है। इस नए मसौदे का उद्देश्य जमीन मालिकों को सुविधा प्रदान करना और फिर किसी भी प्रकार की परेशानी से बचना है। इस मसौदे में कहा गया है कि अगर किसी के पास अपनी जमीन के कागजात फट गए हैं, खराब हो गए हैं या फिर किसी कारणवश गायब हो गए हैं तो अब चिंता की कोई भी बात नहीं। सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए कहा है कि इस स्थिति में जमीन को मालिक को 15 प्रकार का अन्य कागजात दिखाने की अनुमति होगी, जिन्हें वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इस कदम से न केवल जमीन के मालिकों को राहत मिलेगी बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन के अधिकार से वंचित ना हो, भले ही उसके पास मूल कागजात मौजूद ना हो। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार 15 प्रकार के वैकल्पिक कागजात में विभिन्न सरकारी रिकॉर्ड्स और फिर दस्तावेज शामिल हो सकते हैं, जैसे कि पुराने रजिस्टर्ड दस्तावेज, सरकार द्वारा जारी अन्य प्रमाण पत्र या फिर स्थानीय स्तर पर भू स्वामित्व के प्रमाण पत्र स्वरूप। इन कागजात के माध्यम से जमीन की पहचान और फिर स्वामित्व साबित किया जा सकता है। दोस्तों राजनीतिक गलियारों से एक बार बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त किए जाने की इच्छा जताई है। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इन्होंने त्याग पत्र की पेशकश की है। हालांकि राजद द्वारा आधिकारिक रूप से इस संदर्भ में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की है। जब पद के प्रति जगदानंद सिंह की अनिच्छा का कारण ढलती हुई उम्र और फिर गिरता हुआ स्वास्थ्य बताया जा रहा है। इसी कारण वे कुछ दिनों से कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि अंदर खाने ये भी चर्चा है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपने पुत्र की पराजय यानी कि हार से हुए खिन्न हैं। जी हां, आपको बता दूं कि 3 वर्ष पहले भी जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से त्याग दे दिया था। लालू ने जब मान मनोबल किया तो फिर वे कार्यालय लौटे। जब विधानसभा के पिछले चुनाव में राजद के बेहतरीन प्रदर्शन में जगदानंद सिंह का सांगठनिक योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उनकी छवि ईमानदारी और कर्मठता नेता की रही है। राजद जैसे दल को भी उन्होंने अनुशासन में रखने का भरकस प्रयत्न किया है। वह बक्सर से सांसद और रामगढ़ से विधायक रहे हैं। अब बक्सर से उनके पुत्र
पुत्र सुधाकर सिंह सांसद है, जो कि 2020 में रामगढ़ से विधायक चुने गए थे। इस क्षेत्र में जगदानंद सिंह की अच्छी पैठ है। इसके बावजूद भी विधानसभा उपचुनाव में उनके पुत्र अजित रामगढ़ में न सिर्फ मात खाए बल्कि तीसरे पायदान पर चले गए। इसका कारण उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती उस क्षेत्र में बसपा और फिर अंबिका यादव के परिवार की पकड़ है, जहां उपचुनाव में बसपा दूसरे स्थान पर रही। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी हार्ट अटैक के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं देश में। जहाँ हार्ट अटैक के मामले में तेज़ी के आने के सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें इससे पहले संकेतों का पता नहीं चलता है। जब तक हार्ट अटैक नहीं आता है तब तक शरीर में कोई भी परेशानी नहीं उभरती है जिससे ये पता चले कि हार्ट अटैक आने वाले हैं। ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिखता है। लेकिन ब्रिटेन के एक डॉक्टर ने कहा कि पैरों में दिख रहे कुछ चिन्ह से ये संकेत उभरता है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है। डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपर ड्रग टीम के डॉक्टर बाबेक अशरफी ने बताया है कि यदि आप अपने पैरों में बहुत ज़्यादा चमक, बहुत ज़्यादा चिकना और बालों के गायब होने को नोटिस किया है तो फिर इसका मतलब है कि ये निकट भविष्य में हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का संकेत है। डॉक्टर बाबेक अशरफी ने कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होने लगता है तब खून की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल चिपकने लगता है। इस कारण ये खून को ब्लड वेसल्स में सही से बहने नहीं देता है। इससे ब्लड वेसल्स स्किन से उभरने लगती है और फिर यहाँ बाल गायब होने लगते हैं। इस कंडीशन में पैर इस तरह चिकने दिखते हैं जैसे कि आपने कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई हो। हालांकि ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन ये भविष्य में कभी भी हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का कारण बन सकता है। डॉक्टर अशरफी ने कहा कि जब सर्कुलेशन कमज़ोर होता है तो फिर स्किन सेल्स तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का पहुंचना कम हो जाता है, जैसे स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, टाइट और ग्लॉसी दिखने लगता है। स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। इसका असर पैरों पर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि पैर सबसे निचला हिस्सा है जहां सबसे लास्ट में ऑक्सीजन और फिर पोषक तत्व पहुंचाता है। हालांकि कुछ हेल्थ कंडीशन में भी पैरों की स्किन इतनी स्मूथ दिखने लगती है। जब किसी को डायबिटीज़ होता है या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखता है तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इन दोनों कारणों में हार्ट अटैक का खतरा है। इसलिए चाहे वह किसी भी वजह से हो, अगर पैरों में स्किन अचानक स्मूथ या फिर पतली दिखने लगे और फिर ये चमक रही हो तो फिर इसका मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ख़राब हो गया है और ये आगे आकर जाकर के हार्ट अटैक की ओर जा सकता है। दोस्तों, अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी पटना में मेट्रो के निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही बिहार के कई और जिलों में नीतीश सरकार मेट्रो चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए युद्ध स्तर पर सर्वे का काम जारी है। इस बीच गया के सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया मेट्रो को लेकर के बड़ा अपडेट किया है। गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है कि जल्द ही अब जिले में भी मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। हमारा गया जी अब सिटी के नाम से नहीं बल्कि मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाएगा। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लिखा है कि हमारा गया जी अब सिटी के नाम से नहीं बल्कि मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाएगा। जल्द ही गया वासियों के कान में आवाज सुनाई देगी। अगला स्टेशन विष्णुपद है, दरवाजा बाईं ओर खुलेंगे। आपको बता दें कि 2002 में गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत के बाद मेट्रो परियोजना जिले के लिए एक दूसरा सबसे बड़ा विकास कार्य होगा, जहाँ इससे गया का तेजी से विकास होगा। इस मेट्रो का लाभ सिर्फ जिले के ही लोगों को नहीं बल्कि नवादा, नालंदा, जमुई और बांका जैसे आसपास के जिलों के लोगों को भी मिलेगा। गया में मेट्रो के निर्माण से पूरे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। दोस्तों, नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और एक दिन बाद दिसंबर की शुरुआत होने जा रही है। जहाँ हर महीने की तरह ही दिसंबर का महीना भी कई बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। पहली तारीख के साथ ही ये बदलाव लागू हो जाएंगे और इसका असर हर जेब पर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि दिसंबर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम से लेकर के क्रेडिट कार्ड नियम समेत कई बदलाव होने जा रहा है। जहां आमतौर पर हर महीने की 1 तारीख को सरकार एलपीजी के दाम में बदलाव करती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर के रसोई गैस के दाम में बदलाव देखा जाता है। ऐसे में इस बार भी एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। अक्टूबर महीने में गैस कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 48 रुपये बढ़ोतरी की है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। अगर आप डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को फिर से बड़ा झटका दिया है। एसबीआई कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से उसके ही क्रेडिट कार्ड्स
डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन पर रिवार्ड पॉइंट नहीं देंगे। वहीं पर भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर के लिए बैंक हॉलीडे लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक दिसंबर में कुल 17 दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी। जी हाँ, ऐसे में बेहतर होगा कि आप दिसंबर के लिए छोड़े गए कामों के लिए ब्रांच जाने से पहले बैंकों की छुट्टी की लिस्ट जरूर देखें। जहाँ आपको बता दें कि देश के दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई ने स्कैम और फिर फिशिंग पर रोक लगाने के लिए OTP सहित कमर्शियल मैसेज हेतु नए ट्रेसिबिलिटी नियम की समय सीमा 1 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है। इससे पहले ये नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होना था। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले में एक महिला ने प्रेम विवाह के बाद धर्म परिवर्तन करवाने और फिर उसे बेचने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। मूल रूप से नेपाल की रहने वाले इस महिला ने हबीबपुर थाना में एक आवेदन देकर के हबीबपुर निवासी एक युवक और फिर उसके पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने आरोप लगाया है कि युवक ने उसके साथ प्रेम विवाह किया और फिर शादी के बाद उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। शादी के बाद एक बच्चे के जन्म के बाद महिला को प्रताड़ित किया गया और फिर उसे हैदराबाद में बेचने की कोशिश की गई। किसी तरह वे अपने बच्चों के साथ भागलपुर पहुंचने में सफल रही। महिला ने बुधवार को SSP कार्यालय में एक लिखित आवेदन दिया है, जहां SSP आनंद कुमार ने बताया है कि आवेदन प्राप्त हो गया है और फिर स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख करके मौके पर मौजूद कई लोग हैरान रह गए। दरअसल मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में लाइट कटने के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर के अब सवाल उठने लाजमी है। मिल रही जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के रामदयाल सिंह कॉलेज सभागार में तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर के आयोजित जनसुराज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे। वहीं पर इस कार्यक्रम के दौरान अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब सभागार में अचानक से लाइट गायब हो गई। जब कार्यक्रम के दौरान लाइट कटते ही पूरे सभागार में अंधेरा छा गया। जैसे ही लाइट कटा तो कार्यकर्ताओं ने जय बिहार यही बिहार है, नीतीश कुमार है का नारा लगाने लगे। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद जनरेटर चालू किया गया, फिर काफी देर बाद लाइट आई, लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार का नारा किन लोगों ने ये लगाया ये पता नहीं पाया। लेकिन मौके पर कार्यकर्ताओं से ही किसी ने इस तरीके का नारा दिया, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए मौके स्थिति थोड़ी हैरान करने वाली हो गई। आपको बता दें कि देश दुनिया में चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रख्यात प्रशांत किशोर अपने ही राज्य में बुरी तरीके से पिछड़ गए हैं। वे बिहार में हुए उपचुनाव में अपने 4 कैंडिडेट को उतार करके आगामी चुनाव में अपनी पार्टी की भविष्य की टो लेना चाह रहे थे, लेकिन इस लिटमस टेस्ट में वे बुरी तरीके से पीट गए। जब बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, प्रशांत किशोर इसे फाइनल चुनाव की तरह ही ले रहे थे, लेकिन बिहार उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत सकी। दोस्तों, 12 या फिर 16 घंटा नहीं, अब सिर्फ 240 मिनट में ही दिल्ली और पटना की दूरी पूरी होगी। आपको बता दूं कि देश में मौलिक सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। आवागमन के साधन को अपग्रेड करने के साथ ही कोशिश की जा रही है कि लोग अपने डेस्टिनेशन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसे ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट और फिर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आधारभूत तरीके से काम किया जा रहा है। देश में जल्द से जल्द हाई स्पीड या फिर बुलेट ट्रेन चलाने की कोशिश है। इस प्रयास के तहत अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया है कि रेलवे 280 किलोमीटर की रफ्तार से चलने में सक्षम ट्रेन सेट का डिजाइन बनाया जा रहा है और उसका निर्माण भी किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद को बताया है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में BEML के साथ मिलकर के हाई स्पीड ट्रेन सेट बुलेट ट्रेन का डिजाइन बनाया जा रहा है और निर्माण किया जा रहा है। इस ट्रेन की रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरह देश की राजधानी दिल्ली से पटना की दूरी महज 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी। आपको बता दूं कि दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित में उत्तर में कहा कि मेक इन इंडिया पहल के तहत वंदे भारत ट्रेनों की सफलता के बाद भारतीय रेलवे ने अब हाई स्पीड ट्रेन सेट का डिजाइन बनाना है और फिर उसका निर्माण शुरू कर दिया है। दोस्तों, बीजेपी सरकार के एक मंत्री की पहल से चारों तरफ वाहवाही हो रही है। आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार के एक मंत्री ने आजान सुनकर के अपने भाषण को बीच में ही रोक लिया। जी हां, और 20 मंच से ही ला इलाहा इल्लल्लाह जोरदार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है। जी हां, आपको बता दूं कि ऐसे वक्त में जब देश भर के राजनीतिक गलियारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर के चर्चा हो रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर भी सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे वक्त में बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरदार ढंग से वायरल हो रहा है। वीडियो में कंटेंट
कंटेंट कुछ है ही ऐसा कि ये वायरल हो जाएगा। अब सवाल है कि आखिर क्या है उस वीडियो में। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। जब ये कार्यक्रम राजगढ़ के मऊ गांव में हो रहा था, जब टेटवाल लोगों के बीच अपनी बात रख रहे थे, तभी उन्हें अजान की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। जिस समय ये कार्यक्रम हो रहा था उस समय शाम का वक्त करीब 7:15 हो रहा था और ईशा की नमाज हो रही थी। अजान पूरी होने के बाद मंत्री टेटवाल ने कहा कि वह कहता है कि उससे डरो, नेक काम करो, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, या सर्वे भ्रामित पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भगत भगवेतु। इस दौरान उन्होंने मंच से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ा। जब मंत्री टेटवाल ने आगे कहा कि सभी भूमि गोपाल की है, जब वसुदेव कुटुंबकम दुनिया में हम आए हैं तो फिर सबका सम्मान करो, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो। ये बात वे भी कह रहे हैं और फिर हम भी कह रहे हैं। बीजेपी सरकार के मंत्री ने कहा है कि सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसमें सभी का समावेश है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। दोस्तों, विधानसभा उपचुनाव में चारों सीटों पर अपनी संभावना गंवा चुकी जनसुराज पार्टी अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने लगी है। इसी जानकारी देते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का दावा है कि उनका मुकाबला एनडीए से है, न कि राजद से है। जब बयान जारी करके प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरी लड़ाई यहां एनडीए से है, भाजपा और नीतीश कुमार से है, ये राजद से नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेरे सारे पुराने बयान निकाल करके देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में भी 176 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी ही आगे थे। अगर लोकसभा चुनाव को विधानसभा के नजरिए से देखेंगे तो फिर यही स्थिति सामने आ जाती है। जब प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि एनडीए की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यद्यपि नीतीश कुमार की ताकत नहीं है, लेकिन भाजपा का संगठन, उनके लोग, उनकी जातीय व्यवस्था अब भी मजबूत है। उनके अलावा बिहार में एक बड़ा वर्ग है जो कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के विरुद्ध एनडीए को वोट देते हैं। ये वर्ग इस सोच के साथ भाजपा और नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं कि जनसुराज अभी जीत पाएगा या नहीं, इसलिए भाजपा जदयू को ही वोट दे दो। आपको बता दो कि उपचुनाव का परिणाम आने के बाद प्रशांत किशोर और एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बेलागंज में प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को 37,000 वोट मिले। इससे अनुमान है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का ज्यादा फोकस इस सीट पर हो सकता है। विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम अपने संकल्प एवं जनसुराज अभियान एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। 2015 में सभी 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम राजनीतिक विशेषज्ञों की टीका टिप्पणी के आधार पर यह काम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता को मनाने और फिर समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, भगवान ने जो शक्ति और बुद्धि दी है वह लगाया जाएगा। दोस्तों, सर्दियां शुरू होते ही सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी, अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ने लगती है। ये सभी परेशानियां शरीर में बलगम या फिर कफ जमने की वजह से होती है। कई बार ये समस्या नॉर्मल होती है, लेकिन कई बार कफ जमना गंभीर होता है। ऐसे में समय रहते इसका इलाज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं ठंड के मौसम में गले में कफ जमने के कारण और इसका रामबाण इलाज क्या है। तो आपको बता दूं कि सर्दियों में गले में कफ जमने के एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं। ठंडी हवाएं चलने से गले की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से कफ जमने लगता है। इसके अलावा इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी की वजह से भी गले में कफ जमने लगता है। अस्थमा, COPD जैसे फेफड़ों की बीमारी की वजह से भी ऐसे हो सकता है। गले में कफ साफ करने का आसान इलाज के बारे में अगर बात की जाए तो गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से गले में जमा कफ पिघल जाता है और गले की मांसपेशियों को आराम मिलता है। लिक्विड बलगम को पतला करने में मदद करता है। इसके लिए खूब पानी, चाय, फ्रूट जूस, सूप भी पी सकते हैं। गर्म पानी और फिर गर्म चाय के लिए रामबाण माने जाते हैं। इसके अलावा नमक पानी के गड़गड़ा भी कर सकते हैं। वहीं पर पेपरमिंट टी यानी कि पुदीना की चाय भी कफ खत्म करने में कारगर होता है। इसमें मेंथॉल मौजूद होता है जो कि खांसी, कफ और फिर सिर दर्द जैसे सर्दी और फिर फ्लू के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। इस चाय में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सर्दियों में शरीर की रक्षा करते हैं। वहीं पर गले में जमा बलगम तोड़ने में गर्म पानी का भाप लेना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें चाहे तो अलग अलग तरह के एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं, जहाँ भाप कफ की समस्या दूर करने में काफी असरदार प्रभावी हो सकता है। वहीं पर अगर सर्दियों में गले में कफ जमा हो गया है तो फिर इसका एक कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके लिए एंटीबायोटिक दवाएं कारगर हो सकती है। इस इलाज से काफी फायदा मिल सकता है।
दोस्तों, बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने बिहार के हर घर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जहाँ कई जगहों पर लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस पर बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जानकारी साझा करते हुए इसके फायदे बताए हैं। जब बताया गया है कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा और फिर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुराने पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदला जा रहा है। जब बिजली बिल में गड़बड़ी नहीं, बल्कि आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में मीटर रीडिंग और बिलिंग का काम बिना किसी हस्तक्षेप के पूरी तरीके से स्वचालित तरीके से हो जाता है। इससे बिजली बिल में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती है। वहीं पर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दैनिक ऊर्जा खपत और फिर राशि कटौती की जानकारी रियल टाइम में देता है, जिससे उपभोक्ता अपनी उपयोग की आदतों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। वास्तविक समय की डेटा उपलब्ध होने से बिजली बचाने के लिए जरूरत से अधिक बिजली की खपत को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को अपने खर्च कम करने में मदद मिलती है। वहीं पर स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए बिजली विभाग के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वे अपने जरूरत के अनुसार घर बैठे ही ऑनलाइन स्मार्ट मीटर को किसी भी राशि से रिचार्ज कर सकते हैं। वहीं पर स्मार्ट मीटर से आप स्मार्ट मीटर में अगर एडवांस में पैसे जमा कर देते हैं तो आपको उसका ब्याज मिलेगा। ये भी सुविधा है। दोस्तों, शादियों का सीजन चल रहा है। लाखों की संख्या में लोग बंधन बंध रहे हैं। इसी बीच शादी से जुड़े हुए कई विवाद और दिलचस्प खबरें भी सामने आ रही है। अब बिहार के हाजीपुर से एक मामला सामने आया है, जहां पर विवाद के बाद बारात वापस लौट गई तो फिर दुल्हन के पिता को रो रो करके बुरा हाल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने मामले में दखल दिया और फिर बारात दोबारा बुलाई गई, शादी करवाई गई और लड़की की विदाई हुई, जब पुलिस की जमकर के तारीफ भी हो रही है। मामला बिहार के हाजीपुर का है। वैशाली में शादी के दौरान बाराती और फिर घराती के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि दूल्हा पक्ष के लोग बारात वापस ले जाने की बात करने लगे और फिर कुछ देर बाद बारात वापस चली गई। इससे दुल्हन के पिता परेशान हो गए और फिर रोने लगे। जी हाँ, आपको बता दें कि घटना वैशाली थाना के अंतर्गत चकिया गांव की है। दरवाजे आई बारात लौट जाने की भनक जैसे ही वैशाली थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार को लगी तो फिर उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया और वे सीधे दूल्हे के घर पहुंच गए। उन्होंने उन्हें बैठा करके परिवार के लोगों को समझाया और फिर दोबारा बारात ले जाने को लेकर के राजी कर ले गए। प्रवीण कुमार खुद बारातियों के साथ दुल्हन के घर पहुंचे और दोनों परिवारों ने मिलकर के राजी खुशी से शादी संपन्न कराई। दोस्तों, बिहार में अब सर्दी की रंगत दिखाई देने लगी है। बीती रात किशनगंज, रड़िया, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी में पारा लुढ़कने पर लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। वहीं पर सीतामढ़ी, दरभंगा जिले में बीती रात पारा स्थिर रहा, लेकिन सर्दी के तेवर तीखे रहे। राजधानी पटना में बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात रही और फिर पारा 2 डिग्री से ज्यादा गिरने पर शहर वासियों को अब सर्द मौसम का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन में दिन और फिर रात के तापमान में और गिरावट होने और फिर सर्दी का जोर से बढ़ने की संभावना जताई है। दरअसल पटना, गया, जहानाबाद, बेतिया, मोतिहारी, बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बक्सर, भोजपुर में कोहरे के साथ ही तापमान में गिरावट का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में तापमान में गिरावट जारी है। वर्तमान में न्यूनतम तापमान सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है, जो कि दृश्यता को प्रभावित कर सकता है। इससे यातायात पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में ठंड और फिर बढ़ सकती है और फिर ये स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। विशेष करके रात के समय तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा है। आपको बता दो कि कल की कार्रवाई शुरू होने के बाद एक बड़ा ही अनोखा वाकया देखने को मिला, जब सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में तेजस्वी यादव से बातचीत कर ली। इसके बाद तस्वीर ने भी इशारों में ही उनके सवालों का जवाब भी दे दिया। जी हाँ, जबकि बगल में बैठे भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कोई भी भनक तक नहीं लगी। दरअसल बिहार विधानसभा पर पहले हाफ में प्रश्न उत्तर काल चल रहा था और इस दौरान विपक्ष की तरफ से जल संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ एक सवाल किया गया। इसके बाद इसके जवाब के लिए मंत्री खड़े हुए, जहां उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े हो गए और कुछ सवाल किया, लेकिन इससे ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इशारा करके सवाल किया और तेजस्वी यादव ने भी इशारों में उनके सवालों का जवाब भी दे दिया। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से तबीयत ठीक होने से जुड़ा सवाल पूछा। इसके बाद फिर भी तेजस्वी यादव ने इशारों में कह दिया है कि सब कुछ ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। ये सब बातें इसलिए हुआ क्योंकि तेजस्वी यादव आज बंडी पहन सदन में पहुंचे थे। अमूमन तेजस्वी यादव बंडी पहन करके सदन आते हैं, ऐसे में इशारों में बात हुई है और इस इशारों में बातचीत को लेकर के अब सोशल मीडिया पर ये चीज वायरल हो रहा है और बाकी कहा जाता है कि क्या फिर से नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं और फिर से तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। हालांकि ये वक्त की घर में है, ये बात कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या होगा।
दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उठा फेंगल तूफान का असर बिहार झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। अगले 2 दिनों तक तूफान तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 2-3 दिन तक दक्षिणी इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती है। तूफान के कारण रात के समय कुहासा कम देखने को मिलेगा और सुबह में हल्की धूप खिलेगी। अगले 24 घंटे के भीतर राजधानी पटना समेत बिहार के दूसरे जिलों में सुबह के वक्त धुंध और फिर उत्तरी क्षेत्र में घना कोहरा रहेगा। आगामी 30 नवंबर से पछुआ हवा के असर से दिन और फिर रात के तापमान में कमी रहेगी, जिससे ठंड बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि अररिया और सीवान की जीरादेई में सबसे अधिक 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पूर्वोत्तरी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, बिहार में 10वीं 12वीं स्नातक के लिए बम्पर भर्ती निकली है। इसके लिए बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। पदों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो पदों का नाम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि ASO कुल 50 पद है। वहीं पर असिस्टेंट केयर टेकर ACT कुल पद 4 है। जूनियर वहीं पर कलर कुल 19 पद है। रिपोर्ट कुल 13 पद, पर्सनल असिस्टेंट कुल 4 पद, स्टेनोग्राफर कुल 5 पद, लाइब्रेरी अटेंडेंट कुल 1 पद, असिस्टेंट ऑफिसर दरबार कुल 2 पद, ऑफिस अटेंडेंट माली कुल 1 पद, वहीं पर ऑफिस अटेंडेंट सफाई कर्मी कुल 6 पद, वहीं पर ऑफिस अटेंडेंट परेश कुल 4 पद है। योग्यता के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के पदों के अनुसार 10वीं 12वीं स्नातक पास आदि होनी चाहिए।